नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में जो है हम पर्यावरण पारिस्थितिकी की जो सीरीज लेके आए हैं। आज ये वीडियो इसका जो है तीसरा पार्ट है। ठीक है। आप जानते हैं कि इस सीरीज में जो हम घटना चक्र का पुनरावलोकन की जो किताब आती है, ये अब की बार आई है 2026 की नई वाली। उसी के आधार पे इसमें जो प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं सभी सिविल सेवा परीक्षाओं में, उन्हीं प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम उसकी व्याख्या सहित उसका जो है अच्छे से व्याख्या करके उसे पूरा बता रहे हैं। और साथ में इस वीडियो में एक चीज़ ध्यान रखा गया है, जो प्रश्न रिपीट हो जाते हैं वो रिपीटेड प्रश्नों को हटा दिया गया है, और जो व्याख्या दी गई है एक क्वेश्चन की, एक प्रश्न की जो व्याख्या दी गई है, उसी प्रश्न में जो है उसी प्रश्न के जो रिपीट क्वेश्चन है उसकी व्याख्या उसी में ऐड कर दी गई है, ताकि जो है प्रश्नों की संख्या कम हो और जो है व्याख्या के माध्यम से आप ज़्यादा समझ सकें और ज़्यादा आपके प्रश्न उससे क्लियर हो सके, ज़्यादा आपको फैक्ट वहाँ मिल सके। ठीक है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या कम रखी गई है, लेकिन व्याख्या को इस तरीके से रखा गया है, बनाया गया है। मतलब घटना चक्र पुनरावलोकन की जो व्याख्या है उसी को कॉपी पेस्ट करके इसमें नहीं डाला गया है। ठीक है। क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है, लेकिन जो व्याख्या है उसे अपने तरीके से और किस तरीके से बेहतर तरीके से और समझाया जा सकता है, उस तरीके से इस व्याख्या को बताया गया है। अभी आप वीडियो जब देखिएगा तो आप खुद देखिएगा व्याख्या का लेवल क्या है। ठीक। तो इससे आपको इस वीडियो से एक मदद मिलेगी, आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और व्याख्या से आपको ये मदद मिलेगी कि उस व्याख्या से आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे, और अगर प्रश्न को किसी भी तरीके से घुमा के अगर पूछेगा तो आप अच्छे से उसका आंसर देने में सक्षम होंगे। ठीक है। तो देखिए, अब बता दें, जो लोग जो है पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं, या फिर आईएएस की, और यूपीएससी से जितनी वैकेंसियाँ आती हैं, या फिर यूपीपीएससी से जितनी वैकेंसियाँ आती हैं, या फिर किसी राज्य की स्टेट स्टेट पीसीएस की जो भी परीक्षाएं आती हैं उसके लिए, जिसमें पारिस्थितिकी पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो जो है बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हमारा तीसरा सीरीज है। अगर आपने अभी तक हमारा पहला और दूसरा सीरीज नहीं देखा है तो उसे भी जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि आप वीडियो देखिएगा अंत तक, आपको खुद पता चल जाएगा कितने अच्छे तरीके से समझाया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, अगर अभी तक आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जो है परीक्षाओं से महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। पूछा गया है पारिस्थितिकी जो है किसके बीच का जो है पारस्परिक अध्ययन है। ऑप्शन ए है जीव और वातावरण, ऑप्शन बी है मनुष्य और वन, ऑप्शन सी है मृदा और जल, ऑप्शन डी है पति और पत्नी। तो देखिए, पति और पत्नी का तो जो है पारिस्थितिकी जो है बीच का संबंध जो है नहीं बताता। ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जीव और वातावरण के बीच जो संबंध है उसी को जो है पारिस्थितिकी अपने अंदर बताता है। ठीक। अब इसके बारे में हम थोड़ा और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, एक विद्वान थे अर्नेस्ट हैकल। ठीक है। इनके अनुसार जो है पारिस्थितिकी की जो परिभाषा दी गई है, इन्होंने कहा है जीवधारियों के, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण तथा उसके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को जो है पारिस्थितिकी कहा जाता है। अर्थात जो जीवधारी होते हैं उसका जो मतलब जो जीव होते हैं उसके आसपास जो कार्बनिक अकार्बनिक, हाँ, एक तरीके से कहा जाए अजैविक, अजैविक तत्व दो तरीके के होते हैं, एक कार्बनिक होते हैं और एक अकार्बनिक होते हैं। ठीक है। उसका जो अध्ययन होता है, पारस्परिक जो संबंध होता है जीव और अजीव के साथ, उसी के अध्ययन को जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। इसे आप छोटे तौर पे समझिए, अभी आपको पूरी वीडियो में यही चीज़ समझाया जाएगा और अच्छे से। ठीक है। मान लीजिए यह एक लड़का है। अब इसके अगल बगल, जैसे कि इसे भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, इसे जो है एक जगह रहने की आवश्यकता पड़ती है, इसे हवा की आवश्यकता पड़ती है, इसे जो है जल की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति उसे जब एक जगह पे होती है तो वह उस लड़के का जो है पारिस्थितिकी तंत्र है। हाँ, अर्थात वो लड़का जो है वहाँ अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, अपने जीवन को अच्छे से जी रहा है, और उसके लिए, उसके जीने के लिए बहुत से भौतिक तत्व हैं, जैविक तत्व हैं और अजैविक तत्व हैं। ठीक है। तो यही इस परिभाषा में अर्नेस्ट हैकेल के द्वारा कहा गया है। अब देखिए, जो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था, ठीक है, सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था और इसकी एक विस्तृत व्याख्या करने वाले अर्नेस्ट हैकेल जी ही थे। अब देखते हैं ईपी ओडम जी के बारे में। इनके अनुसार ये भी जो है पारिस्थितिकी की जो है व्याख्या करते हैं। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन है। ठीक, साफ साफ कहने का इनका यही मतलब है कि प्रकृति की संरचना, उसकी कार्यप्रणाली का जिसमें अध्ययन किया जाता है, वही पारिस्थितिकी है।
इन्हें जो है आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, ईपी ओडम जी को। अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिकी पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, या फिर पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, या फिर इन लोगों की परिभाषा ही दे दी जाए और कहा जाएगा कि निम्नलिखित परिभाषाएं किसकी हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है पारिस्थितिकी तंत्र को जो है एक थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को जो है हम एक मछली से समझते हैं। ठीक है, अब ये जो मछली है, यह एक जीव है, जीवित जीव है। अब इसे जो है सबसे पहले जीने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा की आवश्यकता इसे मिलेगी दो चीज़ से, एक तो या तो ये भोजन से प्राप्त करे, ठीक है, या तो ये भोजन के रूप में प्राप्त करे ऊर्जा। ठीक है, और भोजन के रूप में दो तरीके के भोजन होंगे। पहला होगा ये यहाँ की जो ये पेड़ पौधे हैं इनको खाए, या फिर जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं उन्हें खा के अपना ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। फिर उसको आवश्यकता होगी ऑक्सीजन की, तो जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, ठीक है, जल में घुलने वाले ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है वो लेगा, एक हवा के रूप में उन ऑक्सीजन का प्रयोग करेगा अपने जीने के लिए। साथ में यहाँ कुछ और मछलियाँ भी होंगी जिसके साथ जो ये परस्पर अपना संबंध बनाएगा, हाँ, अपने मनोरंजन के लिए। अकेले तो रह नहीं सकता है, तो जीव का जीव से भी पारस्परिक संबंध हो रहा है। जैसे जीव उसमें हो गए एक अन्य मछली और ये पौधा, ठीक, और छोटे छोटे जीव जिन्हें ये खा रहा है, तो इसका जीव से जीव के साथ भी पारस्परिक संबंध बन रहा है। साथ में इसका भौतिक चीज़ से भी, जैसे कि ये जो सूर्य का प्रकाश है इससे इसका संबंध बन रहा है, ये ऑक्सीजन है इससे इसका संबंध बन रहा है, जो इसमें जल है उससे इसका संबंध बन रहा है। तो एक जीव का, ठीक है, एक जीव का जो है जीव के साथ प्लस अजैव तत्वों के साथ जो पारस्परिक संबंध बन रहा है और जीने के लिए एक सुगम जो वातावरण इसका बन रहा है, उसी को जो है एक व्यक्ति का या एक मछली का या किसी एक जीव का जो है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। अर्थात जहाँ पारिस्थितिकी तंत्र होगा वहाँ केवल एक जीव नहीं रहेंगे, वहाँ कई तरीके के जीव रहेंगे। इसके बारे में भी हम आपको और डिटेल में बताएंगे जब आगे वाला प्रश्न बताएंगे तब। ठीक है, अब देखिए ये जो पौधा है ये भी तो एक जीवित जीव ही है, बस इतना है कि ये अपना उत्पादन स्वयं कर रहा है, अपना भोजन स्वयं बना रहा है। लेकिन ये भी भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश पे डिपेंड होता है। जो नीचे इसके मिट्टी है उस पे डिपेंड है। मिट्टियों से भोजन प्राप्त करता है और सूर्य की प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करके जो है अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो ये जो है इस पौधे के लिए भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है। और कल को जब ये मछली मर जाएगी, किसी भी कारण से मर जाती है, तो ये जो विघटनकारी तत्व हैं, डिकम्पोजर, ये इसे खा खा के जो है छोटे छोटे टुकड़ों में एक ह्यूमस के रूप में परिवर्तित कर देंगे। फिर ये जो ह्यूमस है इसका प्रयोग वापस फिर पौधा करेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर से वापस जो है अपना जो है इसका प्रयोग करेगा अपना ऊर्जा प्रदान करने के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये है पारिस्थितिकी तंत्र। अभी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आगे वीडियो में और जो है इसे समझाया जाएगा, क्योंकि पूरा टॉपिक ही पारिस्थितिकी तंत्र का है। कई क्वेश्चन इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के हैं जो आपको अच्छे से समझने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए है जी टेलर ने, ऑप्शन बी है ई हटिंगटन ने, ऑप्शन सी है डी आर स्टोरडम ने, ऑप्शन डी है टांसले ने। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, टांसले ने जो है पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है इसे प्रस्तावित किया था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 1935 में जो है एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी तंत्र को जो है प्रस्तावित किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना जैविक, अजैविक और जैविक घटकों से होती है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह जैविक और अजैविक इन दो तत्वों से मिलकर बनता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा का तथा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। अब इसका अर्थ क्या है, अर्थात इसमें जो ये पारिस्थितिकी तंत्र है, देखिए ये एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें जो है ऊर्जा का प्रवेश होगा और साथ में जैसे कि सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य का प्रकाश पौधे जो है इस्तेमाल करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा है वह पेड़ के पौधे के अंदर चली गई। अब इस पौधे को जब हिरन खाएगा, ठीक है, इस पौधे का जो पत्ता हिरन खाएगा या फिर हाथी खाएगा, तो ये ऊर्जा मतलब 90% तो खत्म हो जाएगी, लेकिन 10% जो ऊर्जा है वो इनके अंदर चली जाएगी। अब ये 10% ऊर्जा जो है इस हाथी के अंदर चाहे इस हिरन के अंदर गई, अब ये चाहे तो इस ऊर्जा को लेके जंगल के बाहर भी जा सकता है, किसी और पारिस्थितिकी तंत्र में जा सकता है, या फिर किसी और पारिस्थितिकी तंत्र से कोई जीव ऊर्जा लेके वापस आ जाएगा, इस पारिस्थितिकी तंत्र में आ सकता है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो ऊर्जा है वह इस पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर भी जा सकती है और अंदर भी आ सकती है।
अब पदार्थ का मतलब समझिए, पदार्थ का मतलब है ये हिरन, ठीक है, और ये हाथी, ये सब पदार्थ हैं। तो जब हिरन अपने साथ ऊर्जा लेके जाएगा साथ में, तो साथ में पदार्थ भी तो गया, और जब कोई हिरन या फिर हाथी ऊर्जा लेके वापस आएगा तो पदार्थ लेके भी तो वापस ही आएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। और जब ये हिरन मरता है, ठीक, जब डिकम्पोजर इसे पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, तो इसका जो ऊर्जा होती है ये वातावरण में वापस चली जाती है। तो इसी तरीके से इसीलिए कहा गया है जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह एक खुला तंत्र है। इसमें ऊर्जा और पदार्थ दोनों का जो है निवेश भी होगा और बहिर्गमन मतलब बाहर भी इनपुट आउटपुट दोनों होगा। अब देखते हैं, यह एक कार्यशील इकाई है। कार्यशील इकाई का मतलब है यह पूरा जो है इसका उत्पादन, ठीक है, इसमें जो उत्पादन होगा, सॉरी, इसमें जो उत्पादकता होती है इसकी, ठीक है, इसे मिटा दें, इसकी जो उत्पादकता होती है यह स्वयं जो है अपना पूरा उत्पादन करता है। अर्थात इसमें सूर्य का प्रकाश, इसमें पेड़ पौधे जीव जंतु ऐसे रहते हैं, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था होती है। इसे उत्पादन के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता है। तो इसमें इसकी अपनी जो है उत्पादकता होती है। अब देखिए फिर से वही पारिस्थितिकी तंत्र किसी निश्चित स्थान या समय इकाई के समस्त जीवों या भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये भी एक इसकी पारिस्थितिकी तंत्र की यहाँ परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन, जीवमंडल एक खुला तंत्र का उदाहरण है। कारण, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता है, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अब देखिए अभी जो मैंने बताया था वो जीवमंडल के बारे सॉरी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया था। यहाँ जो है जीवमंडल दे दिया है, उसी क्वेश्चन को एक तरीके से घुमा के दिया गया है। तो अब इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम जीवमंडल को जान लेंगे कि जीवमंडल होता क्या है। तो खैर इसका उत्तर बता देते हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, और मतलब ए सही है तथा आर गलत है। अब हम इसमें देखते हैं पारिस्थितिकी संगठन के स्तर, ठीक है, पारिस्थितिकी के कितने संगठन के स्तर होते हैं। देखिए मुख्यतः जो पारिस्थितिकी के जो संगठन के स्तर होते हैं वो 6 स्तर होते हैं, ठीक है। पहला स्तर होता है आपका जीव, दूसरा होता है जनसंख्या, तीसरा होता है समुदाय, चौथा होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पांचवा होता है बायोम, और छठा होता है जैवमंडल। आप समझ गए। अब आपको समझाते हैं कि जैवमंडल किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बता दिए हैं, ठीक है। अब इसे धीरे धीरे समझिएगा। देखिए जीव जो होता है, एक इंडिविजुअल जीव, हम मछली को लेते हैं, आप एक जो है किसी इंसान को ले सकते हैं, ठीक है, इंसान को रख के आप सोच सकते हैं। तो जैसे ये मछली है, एक अकेला जीव है, तो इंडिविजुअल है, तो उसे जीव कहा जाता है, ठीक है। फिर जब इसी के तरीके के मतलब मछली के तरीके के कई मछलियाँ आ जाती हैं, ठीक है, या एक इंसान के तरीके कई इंसान आ जाते हैं, ढेर सारे इंसान आ जाते हैं, ठीक है, तो इसे जो है जनसंख्या, पॉपुलेशन कहते हैं। और जब यही पॉपुलेशन के अंदर और भी अधिक जीव आ जाते हैं, जैसे कि घास आ गई, अन्य तरीके के जीव आ गए, मतलब सब जीवित चीज़ ही आ रहे हैं, चाहे ये केकड़ा आ गया, चाहे ऑक्टोपस आ गया, सब जीवित चीज़, तो इसे जो है समुदाय, ठीक है, समुदाय जो है होता है, यह जीवों का ही होता है। इसमें निर्जीव या फिर अजैविक तत्व नहीं होते हैं। अब फिर उसी को थोड़ा और जब बड़ा होता है तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है ये अजैविक तत्व, जैसे ये जल हुआ, ये पहाड़ हुआ, चट्टानें हुई, मिट्टी हुई, ये सारी अजैविक तत्व इसमें मिल जाते हैं, तब ये बनता है पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक। और फिर जब उसी से थोड़ा और बड़ा होता है, उसी को थोड़ा और बड़े क्षेत्र में देखा जाता है, तो इसे जो है बायोम कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम और जैवमंडल, ये तीन जो होते हैं इसमें जीव और अजैविक तत्व, अजीव, दोनों मिल के बनते हैं। लेकिन जो ये जीव, समुदाय और जनसंख्या है, इन तीनों में जो है सिर्फ जीवित लोग ही रहते हैं, इसमें अजैविक तत्व नहीं रहता है, ठीक है। इसमें जैविक और अजैविक दोनों रहेगा। फिर जब इसी बायोम को और बड़ा कर दिया, जैसे ये जल वाला है, जल का पारिस्थितिकी तंत्र है, जब इसमें स्थल भी, दलदली क्षेत्र, पर्वतीय, पहाड़ी, ये सारे क्षेत्र मिलने लगते हैं धीरे धीरे, तो जो है इसे जो है जैवमंडल कहा जाता है। अर्थात जैवमंडल में सिर्फ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होगा, उसमें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी होगा, या फिर स्थलीय ना होकर दलदली हो जाए, ठीक। तो मतलब जो दो टाइप के पारिस्थितिकी तंत्र जब मिल जाते हैं, तो उसे जो है एक बड़े क्षेत्र में, ठीक है, उसे पारिस्थितिकी तंत्र, छोटा क्षेत्र है, और जब कई पारिस्थितिकी तंत्र एक जगह मिलते हैं तो इसी को एक बड़े क्षेत्र में डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए जल पारिस्थितिकी तंत्र है, ये स्थल पारिस्थितिकी तंत्र है, और ये मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र है। और जब ये तीनों एक जगह होंगे तो इसे कहा जाएगा जैवमंडल, ठीक है। जैवमंडल सबसे बड़ा होता है पारिस्थितिकी तंत्र में। अब थोड़ा जो है जैवमंडल की जो है परिभाषा देख लेते हैं। यह मिट्टी, सैल, चट्टान, जल, वायु से बनी एक पतली परत है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है।
जो जीवित जीवों का भरण पोषण करता है। मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र का जो है एक बहुत बड़ा स्वरूप जीवमंडल कहलाता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के जो है गुण, जो कि जैवमंडल के भी गुण होते हैं, इनमें पदार्थों तथा ऊर्जा का लगातार निवेश होता है और बहिर्गमन होता है। जब जैव पारिस्थितिकी तंत्र का ही ये बड़ा लेवल है, तो जो गुण पारिस्थितिकी तंत्र के होंगे वही जैवमंडल का भी होगा। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होते हैं, वे बार बार पुनः चक्रित होते रहते हैं। जैसा कि इससे पहले मैंने बताया है, पारिस्थितिकी तंत्र जो है स्वयं का उत्पादन खुद करता है, यह एक क्रियाशील होता है, तो ये भी एक क्रियाशील, इसकी जो भी गुण होगा ये भी जैवमंडल भी क्रियाशील होगा। अब थोड़ा सा जो है ऊर्जा का प्रवाह देख लेते हैं। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशी होता है, मतलब एक जो दिशा में होगा, जैसे पेड़ होगा, फिर एक हिरन हुआ, ठीक, हिरन हुआ, जब ये हिरन इस पेड़ के पत्ते को खाएगा तो ऊर्जा इसके अंदर जाएगी। अब इस हिरन को जो है जब शेर खाएगा, ठीक है, जब शेर खाएगा तो वो ऊर्जा इसके अंदर जाएगी, लेकिन इसमें जो ऊर्जा जाएगी वह जो इसके अंदर ऊर्जा थी उसका मात्र 10% ही ऊर्जा अंदर जाएगी। ठीक है। अब फिर जब हिरन को शेर खाएगा तो जो हिरन के अंदर टोटल 100% ऊर्जा थी उसका मात्र 10% ही ऊर्जा शेर के अंदर जाएगी। इसी तरीके से जैसे जैसे ऊर्जा आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे 90% कम होते हुए आगे बढ़ती है, मतलब सबको 10-10% ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह है, यह एक दिशा में चलती है और 10%, ठीक है, 10% ही अगले जीव को ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है जलमंडल, ऑप्शन बी है जीवों, ऑप्शन सी है स्थलमंडल, ऑप्शन डी है जैवमंडल। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैवमंडल। अभी मैंने आपको बताया था कि जैवमंडल जो है वह पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? ऑप्शन ए आवास, ऑप्शन बी परितंत्र, ऑप्शन सी निकेत, ऑप्शन डी बायोम, ऑप्शन ए उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। देखिए जहाँ जीव सटीक जगह रहता है उस सटीक जगह को जो है आवास कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीव अन्य जीवधारियों के रहने की जगह आवास कहलाती है। जब कोई पादप जंतु समुदाय किसी वृहद भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है तो उसे बायोम कहते हैं। उदाहरण के लिए वन बायोम, घास स्थल बायोम, रेगिस्तान बायोम या टुंड्रा बायोम। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? ऑप्शन ए है एक दूसरे से अन्योन्या क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, ऑप्शन बी है पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों द्वारा आवासित हो, ऑप्शन सी है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, ऑप्शन डी है किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। ठीक है, इसमें देखिए जीवों, हाँ, जीवों का समुदाय और साथ ही पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, अर्थात इसमें जीव और अजीव दोनों की बात की गई है। और बाकी ये जो तीनों हैं, बाकी ये तीनों जो जिसमें बात की गई इसमें जीवों की बात की गई है। वनस्पति और प्राणी ये दोनों जो है जीव हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र में, परितंत्र में जो है जीव और अजीव दोनों का जो है रहते हैं, तभी वो परितंत्र कहलाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण उपस्थित अजैविक घटक संयुक्त रूप से परितंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें जीव भी होंगे और अजीव भी होंगे। अब एक बार जो है हम परितंत्र के जो है घटक देख लेते हैं। जो अभी तक हम कह रहे हैं जैविक घटक, अजैविक घटक, उसको एक थोड़ा डिटेल जो है चार्ट के फ्लो चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए एक तरफ है अजैविक घटक, एक तरफ है जैविक घटक। सबसे पहले अजैविक घटक को देखते हैं। तो अजैविक घटक में पहला है भौतिक घटक, दूसरा है अकार्बनिक घटक, तीसरा है कार्बनिक घटक। भौतिक घटक में आपका प्रकाश हुआ, तापमान हुआ, आर्द्रता हुई, वायुमंडलीय दाब हुआ, स्थल आकृतियाँ हुई, स्थल आकृतियों में भी ऊंचाई, ढाल, ये सब हुआ, वायु हुई। ठीक, ये भौतिक घटक है। अकार्बनिक घटक में आपका जल है, मृदा है, वायुमंडलीय गैसें हैं, खनिज हैं, चट्टान हैं, तत्व हैं। और कार्बनिक घटक में आपको कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, वसा है, ह्यूमस है तथा यूरिया है। यहाँ से देखिए आपको सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि जल क्या है, कार्बनिक है या अकार्बनिक है, या फिर जो है ह्यूमस क्या है, कार्बनिक है या अकार्बनिक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्रश्न यहाँ से उठ सकते हैं। अब जैविक घटक में देखते हैं। तो जैविक घटक में सबसे पहला होता है उत्पादक। उत्पादक किसे कहते हैं? जो पौधे जो है, पौधे हुए, घास हुए, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। और इन उत्पादकों को जो खाते हैं, जो खा के अपना जीवन चलाते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता तीन तरीके के होते हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं,
और जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, वह द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, और जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वह सर्वोच्च मांसाहारी होते हैं, अर्थात ये जो है मांस के सिवा कुछ नहीं खाते, घास फूस नहीं खाते हैं, बस मांस ही खाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है अपघटक। अपघटक ये होते हैं जो ये उपभोक्ता हैं या फिर ये जो उत्पादक है, इनको जो खा खा के जो है एक तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में मिट्टी के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, खाद के रूप में, तो वो अपघटक होते हैं, ठीक। तो ये है परितंत्र के घटक। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जीव शेष जैवमंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। इससे पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र का जो संगठन मैंने बताया था 6 संगठनों में, उसी का जो है इसमें सही क्रम पूछा गया है, ठीक है। आपको बताना है कि सही क्रम कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए है जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। यहाँ जो भूदृश्य है इसका कहने का मतलब है जैवमंडल, जैवमंडल को ही भूदृश्य कहा जाता है। ऑप्शन बी है भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जनसंख्या। ऑप्शन सी है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। ऑप्शन डी है जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र। इससे पहले जो मैंने व्याख्या बताई है, अगर उसे आप सही से ध्यान होगा आपके दिमाग में, तो आप अच्छे से ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे पहले स्तर पर होता है जनसंख्या, जनसंख्या के बाद होता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद होता है समुदाय, समुदाय के बाद होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के बाद होता है बायोम, और फिर बायोम के बाद होता है भूदृश्य अर्थात जैव मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगर वहाँ आपने जो है पारिस्थितिकी तंत्र के जो है स्तर नहीं देखा होगा, तो आप यहाँ फिर से देख लीजिए। पहले पे है जीव, दूसरे पे है जनसंख्या, तीसरे पे है समुदाय, चौथे पे है पारिस्थितिकी तंत्र, पांचवें पे है बायोम, छठे पे है जैवमंडल, ठीक है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है। ऑप्शन ए है तालाब, ऑप्शन बी है खेत, ऑप्शन सी है वन, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें से एक कृत्रिम परितंत्र कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेत। खेत जो परितंत्र है, इसे जो है किसानों के द्वारा या इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और जो तालाब है यह प्रकृति के द्वारा बना रहता है, वहीं वन जो है वो भी प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो तालाब मछली पालने के लिए इंसान बनाते हैं, फिश फार्मिंग करने के लिए, तो वो तालाब जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आएगा। और जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस चीज़ को पूरी तरीके से आपको डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा कि वो तालाब जो है एक किसी इंसान ने बनाया या एक फिश फार्म में एक तालाब है उसके बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ जो है कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए खेत जो होता है, एक्वेरियम, बगीचे, पार्क या फिर चिड़ियाघर, ये जितनी चीज़ हैं ये सब जो है कृत्रिम परितंत्र के उदाहरण हैं, जिसे जो है मानवों के द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कृत्रिम परितंत्र है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। दूसरा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। तीसरा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। चौथा है, वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से कथन सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजे टांसले के द्वारा किया गया था, अब इससे पहले मैंने आपको बताया है। और जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उत्पादित करते हैं, उसे जो है स्वपोषित कहा जाता है। और जो जीव दूसरों को ऊपर जो है निर्भर रहते हैं, उसे परपोषित जीव कहा जाता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता नहीं उत्पादक, ठीक है, उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं और उसका उपभोग करते हैं। और जो ये वियोजक होते हैं, अपघटनकर्ता, ये अकार्बनिक पदार्थ को पदार्थ में नहीं बल्कि कार्बनिक पदार्थ को जो है अकार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरीके से तीसरा और चौथा गलत है और पहला और दूसरा सही है। अब उसी चीज़ की जो है यहाँ व्याख्या दी गई है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का जो है प्रयोग एजी टांसले के द्वारा किया गया था। स्वपोषित किसे कहते हैं? स्वयं भोजन बनाने वाले को स्वपोषित कहते हैं, जैसे हरे पौधे। परपोषित उपभोक्ता किसे कहते हैं? भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले, जैसे जीव जंतु जो पौधों पे निर्भर रहते हैं। और अपघटक, जटिल कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर अकार्बनिक तत्वों में बदलने वाले को मतलब अपघटक कहते हैं। अब यहाँ देखिए ये जो पेड़ है यह स्वपोषित है। अब परपोषित के अंतर्गत ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि ये इसे खाएगा, ये इसे खाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे आश्रित है, मतलब ये पेड़ पे आश्रित है और ये शेर इस पे आश्रित है। और परपोषित तो ये भी है, ये भी जो है अपना इन पे आश्रित है, लेकिन इन्हें जो है अपघटनकर्ता कहा गया है। मतलब धरती का इन्हें जो एक तरीके से सफाई कर्मी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ऑप्शन ए है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है।
ऑप्शन बी है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। ऑप्शन सी है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। ऑप्शन डी है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। अब देखिए, अगर उत्पादन मान लीजिए यहाँ 4 जो है सेब रखे गए हैं, 4 सेब रखे गए हैं, और जो उपभोक्ता हैं, मान लीजिए आदमी ही मान लीजिए, उपभोक्ता अगर इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो ये तो 4 खा जाएंगे, ठीक, ये 4 लोग तो खा जाएंगे, ये बेचारा खा नहीं पाएगा, ठीक है। तो जब तक जो है उत्पादन जो है उपभोक्ताओं से ज़्यादा नहीं होगा तब तक पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर नहीं होगा। तो उत्पादन हमेशा जो है उत्पादन हमेशा जो है उपभोक्ताओं से ज़्यादा रहेगा, जो उसका उपभोग करने वाले हैं उनसे हमेशा उत्पादन जो है ज़्यादा रहेगा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो पारिस्थितिकी तंत्र रहेगा ही नहीं, वहाँ से जो जीव पलायन कर जाएंगे कहीं और। अब हम यहाँ जो है थोड़ा विस्तार से इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का हास्य होता रहता है। ऊर्जा का हास्य होने का मतलब जो है अगली तरफ जो ऊर्जा पास होती है वो मात्र 10% ऊर्जा ही पास होती है, ठीक है। 90% ऊर्जा जो है खत्म हो जाती है, इसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है, इसका एक मेन कारण ये है। अब देखिए, परितंत्र में उपभोक्ता वे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, दूसरे मतलब उत्पादक पे जो है आश्रित होते हैं। इन्हें मुख्यतः जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, ये सीधे हरे पौधे को खाते हैं, अर्थात ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये बेचारा शाकाहारी है, ये मांस मछली नहीं खाता है, ये शाकाहारी होते हैं, ठीक। इसमें देखिए हिरण हो गया, गाय हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हुआ, हाथी हुआ, ये सब जो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो शाकाहारी होते हैं। अब आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ये शाकाहारी जीवों को अपना भोजन बनाते हैं, मांसाहारी होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, जिसमें मेढक, लोमड़ी और सांप ये सब आ जाते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंदर। अब तृतीयक उपभोक्ता, ये सर्वोच्च मांसाहारी, ये भी मांसाहारी होते हैं लेकिन सबके बाप होते हैं, हाँ, सबको खा जाते हैं, मांसाहारी को भी खा जाते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। और उदाहरण है इसका शेर, बाघ, चील। अब देखिए, जो मनुष्य है और ये जो भालू है ये जीव सर्वाहारी हैं, ये पौधे भी खाते हैं और मांस दोनों खाते हैं, इसलिए जो इन्हें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं में रखा जाता है। ये प्राथमिक उपभोक्ता है जब हरी सब्जी खा रहे हैं, और जो मांस खा रहे हैं तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए है मरुस्थलीय, ऑप्शन बी है घास के मैदान, ऑप्शन सी है पर्वतीय, ऑप्शन डी है समुद्रीय। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्री। ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी पे सर्वाधिक फैला हुआ है। अब इसे प्रतिशत के रूप में देखते हैं। देखिए, ये जो चारों पारिस्थितिकी तंत्र हैं, सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र जो है पृथ्वी पे 71% है, जो कि सबसे बड़ा है। घास के मैदान 19% से लेकर 25% तक है, और मरुस्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो 17 से लेकर 20% तक, और वहीं पर्वतीय जो है वह 7% से लेकर 8% तक। अब इसे आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे जो कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये जो है कूट मिलाने के लिए जिस तरीके से दिया नहीं चार, इसी तरीके से कूट मिलाने के तौर पर भी इसका प्रश्न पूछा जाता है, और ये बहुत डीप प्रश्न होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ऑप्शन ए है वनों को काटना, ऑप्शन बी है वनारोपण, ऑप्शन सी है वर्षा जल का प्रबंधन, ऑप्शन डी है जैवमंडल भंडारण। देखिए, ये तीनों तो हैं जो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है, तो ऑप्शन ए सही है। अब वनों को काटने से उसकी हानि को देख लेते हैं, क्या क्या होता है। जंगलों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, मिट्टी का कटाव होता है जिससे बाढ़ आती है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते हैं, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं कई वन्य जीव ऐसे होते हैं जो उन्हीं पे अपना आवास बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी संतुलन असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण कौन सा है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल, वर्षा की परिवर्तनीयता, ठीक है। अब प्रमुख कारण बताना है। देखिए, असंतुलन के तो ये सारे कारण हैं, अब आपको प्रमुख कारण बताना है। तो देखिए, प्रमुख कारण है वन उन्मूलन, हाँ, वनों का काटना, पेड़ पौधों को काटना, ठीक है, ये सबसे प्रमुख कारण है पारिस्थितिकी असंतुलन होने का। अब देखिए, यहाँ हम देखते हैं प्राथमिक कारण क्या है। देखिए, भारत में जो पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे प्रमुख कारण होता है वह वन वन वनोन्मूलन है, अर्थात पेड़ की कटाई है, ठीक है। अब जब पेड़ कटता है तो इसी के पीछे पीछे और भी जो है संकट उत्पन्न होते हैं, जैसे मरुस्थलीकरण हुआ, बाढ़ एवं अकाल का आना,
वर्षा की परिवर्तनीयता, इसके मतलब इसी के कारण है। अगर पेड़ पौधे ना काटे जाएं तो ये सारी चीज़ें ना हों, ठीक। इसी का ये कारण परिणाम होते हैं, मरुस्थलीकरण, बाढ़ आना, अकाल आना, ये सब पेड़ कटने के ही परिणाम हो जाते हैं। अब पारिस्थितिकीय प्रभाव। वनों की कटाई सीधे तौर पर वन्य जीवों के आवास नष्ट करती है, मृदा अपरदन को बढ़ाती है, जल चक्र को बिगाड़ती है, जिससे बाकी सभी समस्याएं, बाढ़, सूखा, मरुस्थलीकरण पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए है जल प्रबंधन, ऑप्शन बी है वन रोपण, ऑप्शन सी है औद्योगिक प्रबंधन, ऑप्शन डी है वन्य जीव सुरक्षा। अब आपको बताना है पारिस्थितिकीय संतुलन से संबंध किसका नहीं है। तो इस प्रश्न का देखिए सही उत्तर है ऑप्शन सी, औद्योगिक प्रबंधन से। औद्योगिक प्रबंधन संपर्क मतलब संबंध है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं है। पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से है, ठीक है। बाकी जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्य जीव सुरक्षा ये तो प्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम यहाँ जो है उसी को देख लेते हैं। जल प्रबंधन, वन रोपण, वन्य जीव सुरक्षा पारिस्थितिक संतुलन के जो है सकारात्मक रूप है, ठीक है। वहीं औद्योगिक प्रबंधन जो है पारिस्थितिक संतुलन के प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पारिस्थितिकीय तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। कारण आर, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्थात ए गलत है, आर सत्य है। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न अवयव हैं वह आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तभी पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। और यहाँ कारण आर जो है, मानव की क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये सत्य है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस वजह से ऑप्शन डी सही होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।